हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है यॉर्कशायर और समरसेट के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है नॉर्थ मरीन ग्राउंड स्कारबरो में, जहाँ पे यॉर्कशायर का जो लास्ट ग्रुप मैच था वो होने का था, लेकिन वो बाद में शेड्यूल चेंज हो गया था और वो कहीं और हुआ था। तो वो जो मैच होने का था वो पहला मैच होने का था इस ग्राउंड पे। तो उस मैच के ना होने से क्या हो गया है कि अभी तक इस ग्राउंड पे इस सीज़न में कोई मैच नहीं हुआ है। और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो लास्ट सीज़न जो बॉब विलिस ट्रॉफी हुआ था वहाँ पे भी इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं हुआ था। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर से हमारा वीडियो जो है आ रहा है, मेरा वीडियो आ रहा है, हमारा नहीं, चैनल पे तो वीडियोस आ ही रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि क्यों भाई आपने इतना जो मैचेस हो गया, रॉयल रेडल कप के भी लास्ट कुछ मैचेस हुए, उसके बाद वाइट रेड ब्लास्ट के नॉकआउट मैचेस हुए हैं कुछ, और काउंटी का भी एक आध मैच हुआ है बीच में, तो वो हमने क्यों कवर नहीं करा। तो देखिए, जो बिल्कुल सीज़न के शुरुआत से हमें फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता होगा कि मैंने बताया हुआ है कई बार कि इंग्लैंड का डोमेस्टिक सीज़न ऐसा होता है। आप यहाँ पे तब तक खेल सकते हैं कि बहुत लंबा सीज़न होते हैं, हर मैच डे में 7-8 करके मैचेस होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सिलेक्शंस करने पड़ते हैं। उसके अलावा भी जैसे ही ये सीज़न नॉकआउट फेजेस में आ जाता है ना, क्या होता है कि क्रॉस ग्रुपिंग हो जाता है। क्रॉस ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए ए ग्रुप पे कोई टीम रहती है, अगर ए ग्रुप के ही मैचेस होते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी जाए हिस्टोरिकली, या फिर कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिनके ऊपर बेस करके हम कुछ काम कर सकें। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर क्रॉसिंग हो गया, मतलब शफलिंग होने लगा, नॉकआउट स्टेज में टीमें पहुँचने लगी, तो हो सकता है ए ग्रुप के किसी टीम के साथ बी ग्रुप के किसी ऐसे टीम का मैच प्लेस हो गया जिन दोनों टीमों के बीच में आखिरी 4-5 सालों में कोई मैच हुआ ही नहीं, क्योंकि वो दोनों सेम ग्रुप पे होते नहीं हैं। और नॉकआउट राउंड्स में उन्हीं सेम टीम्स का मैच होगा, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ही कम होती है, हो सकता है 5-6 साल में एक बार हो, और उस एक मैच को लेकर हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए रैंडम सिलेक्शंस पे आना पड़ता है, और उसकी वजह से ही मैंने लास्ट के कुछ मैचेस जो होते हैं, चाहे वो कोई सा भी टूर्नामेंट हो, चाहे वो रॉयल रेडल कप हो, चाहे वो हाइड्रेटिव ब्लास्ट हो, इवन काउंटी के भी जो लास्ट मैच हुआ था लैंकाशायर का, वो भी हमने कवर नहीं करा। यहाँ पर भी ये जो दोनों टीमों का मैच हो रहा है यॉर्कशायर और समरसेट, यहाँ पर भी क्रॉस ग्रुपिंग हुआ है। लेकिन लकीली क्या है कि लास्ट जो काउंटी सीजन था, मतलब 2019 वाला जो काउंटी सीजन था, वहाँ पे ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इस मैच का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डिस्पाइट यहाँ पे भी क्रॉस ग्रुपिंग हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये इस मैच का वीडियो बना दिया जाए, और स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। तो स्कारबरो में यह मैच होने जा रहा है, जहाँ पे इस सीज़न में तो कोई अभी तक मैच नहीं हुआ है, ना ही फर्स्ट टीम का ना ही सेकंड टीम का। वेदर क्लाउडी ही है, यहाँ पे कोई बताने वाली बात नहीं है। हेड टू हेड मैचेस की अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो समरसेट यहाँ पे 4-1 से आपको आगे होते हुए दिख जाएगी। ठीक है, इस ग्राउंड पे अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है बताने लायक, लेकिन जितना है जो है, जितना भी मुझे पुराना मिला है, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा बताने के लिए। लेकिन हेड टू हेड की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी, जो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसकी तरफ अगर हम फोकस करें तो 2017 से हम स्टार्ट करते हैं, और लगातार 3 सालों तक ये, मतलब ये जो मैच है सेम ग्रुप में ही रहे हैं ये दोनों टीमें, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो यह है पहला मैच जो हुआ था स्कारबरो में ही, और मेरे ख्याल से आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे खेली गई है। तो देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ से। सोमरसेट ने बनाया था यहाँ पे 268। तो सोमरसेट का यहाँ पर बहुत बड़ा टोटल उन्होंने नहीं बनाया था, 268 ही बनाया था, और ये कुछ परफॉर्मेंस है जहाँ से हिलर्स आपको अवेलेबल दिख जाएंगे। ओवरटन तो ऑफकोर्स आपको पता होगा, टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व है। बेन कोड यहाँ पर 2 विकेट निकाला था उन्होंने, और यॉर्कशायर की बैटिंग, ये एक चीज़ होगा जो आपको पूरे वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, यॉर्कशायर की बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। करंट स्क्वाड में वर्सेस आपको ब्रूक दिख जाते हैं, टकी कार्डमोर दिख जाते हैं। ओवरटन की बॉलिंग से ही परफॉर्मेंस रही है, और ग्रेगोरी जो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। सोमरसेट यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर उन्होंने बनाया था तीसरे इनिंग्स पर, जो काफ़ी अच्छा था आप कह सकते हैं, जिसको लीड किया था हिलरेथ ने। बेनकोट के यहाँ पर विकेट रहे हैं, और यॉर्कशायर की बैटिंग वापस से अच्छी नहीं रही। लायक के कुछ स्कोर, जैक लीच जो थे, जो उनके स्पिनर हैं, उन्होंने डे 4 या 4th इनिंग्स में आकर विकेट निकाला। बाकी ओवरटन ग्रेगोरी कंसिस्टेंटली है, जो दोनों ही अवेलेबल नहीं है। अगला मैच ये हुआ था टॉन्टन में। बैटिंग यहाँ पर वापस से आप देख सकते हैं कि सोमरसेट की अच्छी नहीं रही थी। कुछ परफॉर्मर से आप नोटिस कर सकते हैं। जैक ब्रूक्स जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, ये 2018 या 19 साल तक भी यॉर्कशायर की टीम के होकर खेलते थे, तो एक होम एडवांटेज इनको मिल सकता है, ये आप कॉन्सिडर कर सकते हो उनको लेकर। बाकी बेलकोट रहे हैं, यॉर्कशायर की बैटिंग वापस से खराब। ब्रूक का परफॉर्मेंस है, ग्रेगोरी ओवरटन तो थे ही लेकिन अवेलेबल नहीं है। डेवी का परफॉर्मेंस, सोमरसेट का ही बैटिंग उतना अच्छा नहीं हो रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इतना तो अच्छा हो ही रहा है कि वो मैचेस को निकाल सकें। 200 रन उन्होंने बनाया था। आबिर आपको दिख जाते हैं, डेविस दिख जाते हैं, बेन कोड बार बार उनका नाम आ रहा है ब्रूस के साथ।
यॉर्कशायर की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं रही, लाइट कुछ रन उन्होंने फिर से बनाए, बाकी ये कुछ बॉलर्स है जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला हुआ था। अगला मैच ये हुआ था लीड्स में। लीड्स मतलब यॉर्कशायर का घर होता है, दूसरा उनका मेन जो घर होता है, दूसरा है स्कार्बरो। सोमरसेट ने यहाँ पर बनाया था 399, ठीक ठाक स्कोर है, जिसको लीड किया था डेविस। हिल्ड्रेथ का नाम काफ़ी बार आ रहा है और डेविस का नाम भी दूसरी बार आया है। ग्रेगरी अवेलेबल नहीं है। ब्रुक्स जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करके रखा हुआ है इस फिक्सचर में, लेकिन अभी वो दूसरे टीम के होकर खेलते हैं, ये याद रखने वाली बात है। यॉर्कशायर की बैटिंग भी यहाँ पर ठीक ठाक रही थी। एडम लाइट यहाँ पर आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, ज़्यादा स्कोर नहीं है, 30 35 40 के भीतर ही है, लेकिन कुछ तो है। चलो, साथ में बैलेंस और टीके कैटमोर। यहाँ पर बॉलिंग में से ग्रेगोरी ओवर्टन कंसिस्टेंटली रहे हैं, साथ में डेवी। सोमरसेट ने यहाँ पर बनाया था बहुत ही बड़ा एक टोटल तीसरे इनिंग्स में जाके, जिसको लीड किया था वापस से हिल्ड्रेथ। ग्रेगोरी भी रहे हैं और आबेल का यहाँ पर बड़ा शतक था। ये कुछ बॉलर थे जिन्होंने विकेट निकाला और यॉर्कशायर की बैटिंग वापस से खराब। मतलब 3 जो मैचेस अभी तक हमने देखे हैं, 3 में से 5 इनिंग्स में तो यॉर्कशायर की बैटिंग खराब रही है, ठीक है। इंक्लूडिंग 100 रन के नीचे भी ऑल आउट हुए हैं, 200 रन के आसपास भी ऑल आउट हुए हैं। एक ही इनिंग्स रहा जहाँ पर उन्होंने 300 के पार पहुँचाया था स्कोर, और उसको लीड किया था टीके कैटमोर, बैलेंस और लाइट ने, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जो है फिर से ग्रेगोरी दिख जाते हैं, ओवर्टन दिख जाते हैं, साथ में जेमी ओवर्टन भी जो अभी साढ़े की टीम में है। चौथा मैच और 2019 वाला जो काउंटी सीजन था, मतलब आखिरी जो काउंटी सीजन था, उसका पहला मैच यहाँ पर यॉर्कशायर ने हालांकि बना दिया था बहुत बड़ा टोटल, और यही एक लौता मैच है जहाँ पर यॉर्कशायर जीती है, ठीक है। और ये दूसरा इनिंग्स है आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पहला जेन्युइनली अच्छा इनिंग्स। यॉर्कशायर की बैटिंग यहाँ पर अच्छी रही थी। लीड किया था किसने? वापस से बैलेंस और टीके कैटमोर। ऊपर भी आपने इन दोनों प्लेयर्स का नाम देखा, यहाँ पर भी इन दोनों प्लेयर्स का नाम आ रहा है। साथ में ब्रुक है, लाइट देखिए उसी रेंज में स्कोर है 30-40 के भीतर। बॉलिंग में ब्रुक्स आपको वापस से दिख रहे हैं, जैसे ही अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में आए थे उन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला। इसके पहले वाले सीजन तक वो यॉर्कशायर का खेलते थे, विकेट निकाला था। अभी सोमरसेट के होकर खेल रहे हैं, फिर से विकेट निकाल रहे हैं। और ये कुछ बॉलर से सोमरसेट की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही थी। यहाँ पर आबेल और हिल्ड्रेथ के परफॉर्मेंसेस रहे हैं, लेकिन हिल्ड्रेथ और आबेल ये 2 पुराने प्लेयर्स जो हैं, इनके नाम भी काफ़ी बार आए हैं और फॉलो ऑन कंसीड करना पड़ा सोमरसेट को। यहाँ पर भी आबेल ने कुछ स्कोर कराया था, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द मैच जीत नहीं पाया था। यहाँ पर फिशर के दोनों इनिंग्स में 1 और 3 करके विकेट रहे हैं। और आखिरी जो मैच हुआ था, जो टॉन्टन में हुआ था, फिर से वही कहानी। 3 मैच लगातार सेम कहानी चला। एक मैच में अलग हुआ, यॉर्कशायर जीती, लेकिन जैसे ही वापस से जो आखिरी मैच हुआ था, वापस से देखिए सोमरसेट का बैटिंग उतना अच्छा नहीं, आबेल रहे हैं, ठीक है। ये कुछ बॉलर्स जिन्होंने विकेट निकाला। यॉर्कशायर की बैटिंग वापस से खराब, लेकिन बैलेंस यहाँ पर आ रहे हैं लगातार। 3-4 इनिंग्स में इनका नाम आ रहा है। बॉलिंग में डेवी और वैंडरमेल्टर जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। सोमरसेट ने दूसरे इनिंग्स में हालांकि ठीक ठाक बैटिंग करी थी। फिर से 2 मेजर नाम देखिए, आबेल, हिल्ड्रेथ, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्लेयर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, लेकिन मेजर स्कोरर्स यही हैं। बाकी पैटरसन के विकेट्स और यॉर्कशायर की बैटिंग वापस से यहाँ पर कोलैप्स कर गई। फिर से यहाँ पर कोई स्पिनर आए हैं और 5 विकेट उन्होंने निकाला था इस बार से जॉर्ज डेवी। हम आपका ना स्पिनर नहीं, पीसर ही हैं, डेवी का यहाँ पर 5 विकेट रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि ये फिक्सचर बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा नहीं है। काफ़ी बार हमने टीमों को ऑल आउट होते हुए देखा है। मेरे ख्याल से एक इनिंग्स आया था जो बिल्कुल मेरे ख्याल से दूसरा मैच था, नहीं पहला मैच था, जहाँ पर किसी टीम ने डिक्लेयर दिया था। हालांकि डिक्लेयर देने लायक उतना बड़ा स्कोर था भी नहीं, लेकिन चलिए जीतने लायक स्कोर तो था, तो उन्होंने डिक्लेयर दिया था। बड़ा स्कोर अगर हम बताएं, मतलब 300 या फिर 350 प्लस अगर हम बताएं, तो एक ही मैच का एक ही इनिंग्स आया है यॉर्कशायर की तरफ से लीड्स के ग्राउंड पे, जहाँ पे 500 रन बने थे। नहीं तो 300 रन भी मुश्किल से यहाँ पर बन रहे हैं। ऑल विकेट डाउन हमने कई बार होता हुआ देखा है। कुछ जेन्युइनली बॉलर्स के नाम हमने देखे हैं, सब स्पेशली सोमरसेट की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से जो पुराने प्लेयर्स हैं वही अभी तक अवेलेबल हैं, लेकिन वो दोनों अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ यह जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि ये लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर हम बताएं, यॉर्कशायर का बैटिंग यहाँ पर काफ़ी खराब रहा है। सोमरसेट का भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इतना तो अच्छा रहा है कि वो जीत पाए मैच को, ठीक है। कुछ नाम यॉर्कशायर की तरफ से भी हमने देखे हैं, ज़्यादा समराइज करवाने के लिए नहीं, लेकिन कुछ नाम हैं। एडम लाइट इनमें से हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 30-40 के भीतर उनका मार्क है। बाकी बॉलिंग से 1 आध विकेट कई बार आ जाए तो आ जाए। टीके कैटमोर जो 2 बड़ा स्कोर खड़ा किया था यॉर्कशायर ने इस पूरे फिक्सचर में, उन दोनों ही इनिंग्स पे टीके कैटमोर और गैरी बैलेंस, इन दोनों प्लेयर्स का हमें कंट्रीब्यूशन जो है दिख रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम सोमरसेट की तरफ से बात करें, तो सोमरसेट के प्लेयर्स की अगर हम समराइजेशन करें, तो हमें 2 नाम जो है देखने को मिलेंगे। आप अगर चाहें तो ऊपर मैच को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं मैचेस वगैरह, और डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो आप।
दो नाम हमें दिख रहे हैं, एक है जेम्स हिल्सरेथ और दूसरा है टॉम आबेल। टॉम आबेल कंपैरेटिवली बेटर आपको एवरेज दिख जाता है इनका 69 70 के आसपास। हिल्सरेथ का भी डिसेंट है 48। तो ये दो जो पुराने प्लेयर्स हैं इनके यहाँ पर हमें नाम दिख रहे हैं। कंसिस्टेंसी के मामले में ऑफकोर्स टॉम आबेल ज़्यादा रहे हैं और ये थोड़ी बहुत बोलिंग भी कराते हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी वो रखेंगे। सबके टीम में तो होंगे ही और ऑफकोर्स यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के मटेरियल भी बन जाते हैं। तो यह है सारी कहानी जो हेड टू हेड में बताने लायक था। अगर आप चाहते हैं और भी डिटेल में देखना तो आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, वीडियो बेकार में लंबा हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं जो इस ग्राउंड के बारे में हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं, है ना। तो काउंटी सीजन का जो लास्ट मैच हमारे पास अवेलेबल है वो है 2018 वाला सीजन का। तो देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है ना। तो यॉर्कशायर ने यहाँ पर बनाया था 342 अगेंस्ट सरे। ठीक ठाक स्कोर है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, लाइट उसी रेंज में स्कोर हमें देखने को मिल रहे हैं जिस रेंज में हमने स्मॉल हेड टू में देखा था। बैलेंस है यहाँ पर, पेसर्स का अपर हैंड सरे 267 पर निपट गई थी। कोड आपको दिख रहे हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बेन कोड 1-1.5 साल या 2 साल पहले तक जिस लेवल की बॉलिंग कराते थे अभी उस तरह से उनकी इफेक्टिवनेस हमें दिखती नहीं है। बुरी नहीं करा रहे हैं बॉलिंग अभी भी वो, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी उनमें अभी दिख नहीं रही है, जो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है यॉर्कशायर के बॉलिंग की तरफ से। बैटिंग यहाँ पर यॉर्कशायर का अच्छा नहीं हुआ था और सरे ने ये मैच जो है जीत लिया था फोर्थ इनिंग्स में, जन को उन्होंने चेस करके। ठीक है, पेसर्स का ही अपर हैंड हमें दिख रहा है पूरे मैच में। दूसरा मैच जो हुआ था यॉर्कशायर बनाम वॉर्चेस्टर, यॉर्कशायर की बैटिंग यहाँ पर भी अच्छी नहीं रही थी। तो सेम चीज़ जो हम हेड टू हेड में देख रहे थे यहाँ पर भी ऐसा ही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि यॉर्कशायर की बैटिंग कहीं से भी अच्छी नहीं हो रही है। मतलब 9 आउट ऑफ या 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप कह सकते हैं यॉर्कशायर की बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है। पेसर्स का अपर हैंड है, लेकिन डे 4 में आते आते स्पिनर्स का रोल आ रहा है जो कि नोटिस करने वाली बात है। इवन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लाइट और पॉइजडन जो दोनों स्पिनर्स हैं उन्होंने यहाँ पर विकेट निकाला हुआ था। वॉर्चेस्टर ने सेम ग्राउंड पे ही यहाँ पर लगभग 600 रन बना दिए थे। तो रन बनाया जा सकता है लेकिन यॉर्कशायर से नहीं बनाया जा रहा है, जो कि बताने लायक बात है। ये एक सेकंड टीम का कुछ मैच हुआ था, वो भी अगर हम देखेंगे तो स्कोर हमें अगर देखना पड़े तो उसी रेंज में ही हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बना हुआ था, पेसर्स का ही अपर हैंड वगैरह है, तो यहाँ पर कुछ बातें करके फ़ायदा नहीं है। तो ये ग्राउंड से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जितना मिला है एक इनिंग्स से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रन्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन यॉर्कशायर हिस्टोरिकली अगर मैं ज़्यादा पुराना नहीं जाऊँ, मतलब 10 साल पुराना मैच नहीं देखूँ, रिसेंट 2-3 साल के भीतर अगर मैं देखूँ तो यॉर्कशायर की बैटिंग अच्छी नहीं रही है। ठीक है, पेसर्स का अपर हैंड है, डे 4 या फोर्थ इनिंग्स में आते आते स्पिनर्स रोल पे आते हैं, इतना तो हमें समझ में आया है। सही है, अभी हम बातें करेंगे कि अभी तक इस सीज़न में कौन कौन से परफॉर्मर्स आए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्टेड हैं। यॉर्कशायर की तरफ से ग्राफ जो है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है उनकी बैटिंग की तरफ से। ठीक है, सीज़न के शुरुआत में लाइट क्या ही कमाल के फॉर्म पर थे। अगर आप हमारे काउंटी वीडियोस के रेगुलर व्यूअर हैं आपको पता होगा कि उनका एवरेज 60-70 के आसपास हुआ करता था एक टाइम पे। अभी वो कम होते होते आ गया है 43 पे, और मुझे लगता है जिस तरह से चल रहा है ये और भी कम होता जाएगा जैसे जैसे सीज़न, अभी तो चलिए बस ज़्यादा मैचेस बाकी नहीं है सीज़न एंड होने में, तो वो वहाँ तक आते आते और भी कम होता जाएगा। सिर्फ लाइट नहीं, हैरी ब्रुक भी बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर चल रहे थे सीज़न की शुरुआत से, मिड सीज़न तक भी ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे एंड तक आ रही है बातें, हैरी ब्रुक का भी परफॉर्मेंस कम होता जा रहा है। नहीं तो इन दोनों का ही एवरेज 50-60 के आसपास हुआ करता था एक टाइम पे, अगर आपको याद हो तो। कैरी बैलेंस लेकिन थोड़ा बहुत अपग्रेड जो आप कह सकते हैं बैटिंग में वो इनके तरफ से हमें देखने को मिला है। आखिरी 2 इनिंग्स में इन्होंने 2-3 इनिंग्स में 100+ भी कुछ स्कोर बना के रखे हुए हैं, तो इनका एवरेज थोड़ा बहुत ज़्यादा होता हुआ आ रहा है। लेकिन बाकी दोनों बैट्समैन का आप देख सकते हैं उनके इनिंग्स भी ज़्यादा हैं। कैरी बैलेंस सीजन की शुरुआत से नहीं खेल पाए थे इंजरी के चलते, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपना मोमेंटम जो है गेन कर रहे हैं। इसका कुछ हद तक एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा वाइट एंड ब्लास्ट वगैरह में भी। सोमर की तरफ से बात करें तो बैटिंग में यहाँ पे भी थोड़ा इशू रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीज़न के शुरुआत में जो प्लेयर 100 बना रहा था वो अभी 30 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाया, ऐसी हालत नहीं है। ज़्यादा रन शायद अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी है, जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं टॉम आवेल, और डेविस भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ बताने के लिए नहीं है, और ग्रेगोरी ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं है। बॉलिंग में बात करें तो यहाँ पर भी यॉर्कशायर के लिए इशूज हैं। एक बॉलर जो रहा है जो है जॉर्डन थॉमसन, जो कंसिस्टेंटली अच्छा करे जा रहे हैं चाहे टीम का रिजल्ट कैसा भी आए। इसके अलावा आपको कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिली। डोमिनिक बेस कुछ हद तक आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत मोमेंटम गेन करा है, लेकिन खास कुछ बताने के लिए नहीं है।
सोमर्स की तरफ से बॉलिंग पे ओवरटन और ग्रेगोरी दो जायंट्स तो थे ही, लेकिन अभी उनके जाने के बाद भी इनकी बॉलिंग निहायत ही बुरी नज़र नहीं आ रही है। डेवी इन्होंने अभी मोर्चा संभाला हुआ है, और जैक लीच जो है इनके, ये इंग्लैंड के होकर भी खेल चुके हैं, आपको पता होगा। इन्होंने भी कुछ अच्छी बॉलिंग कराई हुई है इन दोनों के जाने के बाद से। अभी रिसेंटली चलिए वैंडा मरवा, गोल्ड्सवर्थ ऐसे प्लेयर्स को भी इंक्लूड करा है टीम ने, और आबेल भी बॉलिंग करा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग करा रहे हैं, तो उनका भी रोल बढ़ ही रहा है अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो। ठीक है, तो ये है कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स, कुछ इंडिविजुअल चीज़ें, और कुछ चीज़ें हिस्टोरिकली जो बताने लायक था। हेड टू हेड से, ग्राउंड से हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना था मैंने आपको दिखा दिया है। हो सकता है कि कुछ इधर उधर भी चीज़ें हों, कुछ अलग लेवल के मैचेस हों, जैसे कॉलेज लेवल के मैचेस, यूनिवर्सिटी लेवल के मैचेस, लेकिन वो देख के मुझे नहीं लगता फ़ायदा होगा। इवन सेकंड टीम के भी अगर आप मैचेस देखेंगे तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा मैचेस नहीं दिखा रहा हूँ। एक ब्रीफ आइडिया लेने की मैंने कोशिश करी है, और जहाँ से जो मिला है मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में, और क्या क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं। सोमरसेट की तरफ से इस सीजन में पहली बार और काफ़ी लेट अजहर अली इंक्लूड होने वाले हैं टीम में। पिछले सीज़न में भी, मतलब पिछले नहीं, उसके पहले वाले सीज़न में अजहर अली खेलते थे इनकी टीम के होकर, लेकिन इस पूरे सीज़न में वो अवेलेबल नहीं थे। अभी ये जो मैच है ये करो या मरो का मैच है, ठीक है। सोमरसेट को इस मैच से किसी भी तरीके से जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट टेबल में काफ़ी पीछे जा चुके हैं और मैचेस ज़्यादा बाकी है नहीं। लेमन भी ओपनिंग कर सकते हैं अगर टीम चाहे तो, डेविस को भी ला सकते हैं वो, और डेविस बैंटन दोनों कीपर के साथ जा सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, ये एक स्लॉट है जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन देने लायक है। अजहर अली के बारे में बताऊँ तो मैं, देखिए इस सीजन में अभी तक जो इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेले हैं उतना अच्छा फॉर्म उन्होंने दिखाया नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट बार जो काउंटी सीजन उन्होंने खेला था, उन्होंने काफ़ी इफेक्ट डाला हुआ था, ना सिर्फ 40 मैचेस में, बल्कि जो रॉयल लंदन कप हुआ था, रॉयल लंदन कप जीतने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था आखिरी बार, ठीक है। अभी तो चलिए ज़्यादा कुछ हम बता नहीं सकते इंटरनेशनल के फॉर्म के बेसिस पर, लेकिन इंटरनेशनल का फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं रहा है जो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आबल हैं, हिलद्रेथ हैं, गोल्ड्सवर्थ, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो मिडिल ऑर्डर में आपको दिख जाएंगे। इनमें से आबल और हिलद्रेथ के परफॉर्मेंस आपने देखे हैं, और आबल तो अभी काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग भी कराते हैं, और जैसा आपने देखा है कि डे 4 में आते आते इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। उसके बाद बैंटन है जो कतई फॉर्म पर नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे वो कोई सा ही फॉर्मेट हो जाए। रेड बॉल क्रिकेट तो वैसे भी उनका स्ट्रॉन्ग जोन कभी रहा नहीं, और फॉर्म का थोड़ा बहुत इशू रहा है पूरे सीजन में ही। वैंडमरवा, उसके बाद ब्रूक्स, लीच, डिलैंग और डेवी, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अजहर अली को आप रख सकते हैं क्योंकि इनके फॉर्म को लेकर हमें ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है, बॉलिंग करा सकते हैं थोड़ी बहुत, और इंटरनेशनल कैलिबर ब्रिंग करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। बाकी देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल के फॉर्म से बाहर वो आ पाते हैं या नहीं इस डोमेस्टिक सर्किट में। आबेल हैं, हिलद्रेथ हैं, चार प्लेयर्स हमारे लिए यहाँ से हो गए। ब्रूक्स अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, और इस फिक्सचर में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, भले ही दूसरी टीम के होकर हो। और एक बार तो मैच मेरे ख्याल से जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेला है उन्होंने, वहाँ पर भी उन्होंने इफेक्ट डाला हुआ था। साथ में डेवी, डेलैंग को आप ले सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। ब्रूक्स होंगे ऑलराउंडर सेक्शन में, और डेलैंग होंगे बॉलर सेक्शन में, तो आप इन तीनों को ही लेकर चल सकते हैं। अगर आपको एक स्पिनर चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक स्पिनर की ज़रूरत है, मैं ऐसा कहूँगा कि पहले 3 दिन में आपको शायद स्पिनर्स का रोल नहीं दिखे, डे 4 या इनिंग्स 4 में आते आते स्पिनर्स का रोल आए, और वहाँ पे अगर वो 3-4 विकेट निकालते हैं तो आपके लिए कुछ बात बने। तो अगर ये काम आप करना चाहते हैं तो आप डेवी के जगह पर या फिर ब्रूक्स के जगह पर लीच को भी ले सकते हैं। लीच भी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में यहाँ से 3 प्लेयर्स हो गए, यहाँ से 3 प्लेयर्स हो गए, 6। 7वां प्लेयर अगर पॉसिबल हो तो हम लीच को लेकर जाएंगे, ठीक है। कीपिंग सेक्शन में देखिए, अगर डेविस खेलते हैं तो डेविस, और अगर डेविस नहीं खेलते हैं तो हम किसी और ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, जैसे कि यॉर्कशायर की तरफ से ड्यूक वगैरह जो ऑप्शन होंगे उनकी तरफ हम जा सकते हैं। यॉर्कशायर की तरफ से बात करें तो लाइट हिल ओपनिंग करने आए थे, और हिल काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, डिपेंडेंसी दे रहे हैं, कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं। बाकी ज़्यादा उम्मीद आप नहीं रख सकते, थोड़ी बहुत बॉलिंग कराते हैं। रॉयल लंदन कप में जितना अपॉर्चुनिटी उनको मिला था उन्होंने काफ़ी इफेक्ट डाला हुआ था, लेकिन टीम का नया उन्होंने पार नहीं करा पाए थे। लाइट आपने देखा है कि कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करते जाते हैं, और बॉलिंग भी कराते हैं थोड़ी बहुत, उस हिसाब से आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी उम्मीद मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा इनसे रख सकते हैं। टॉम कैटमोर और गैरी बेनेस धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहे हैं, काफ़ी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे टॉम कैटमोर, समय मतलब मैं कह रहा हूँ साल, काफ़ी साल से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अभी सीजन एंड में आते आते वो थोड़ा बहुत फॉर्म गेन कर रहे हैं, और इस फिक्सचर में भी आपने इन दोनों प्लेयर्स का इफेक्ट देखा है, ठीक है। लाइट की तरह नहीं कि 30-35 रन के भीतर वो निपट जाते हैं, इन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर भी बना के रखा हुआ है, तो ये दोनों प्लेयर्स आप कंसिडर कर सकते हैं अपने टीम में। उसके बाद ब्रूक, फॉर्म का थोड़ा बहुत इशू चल रहा है इनका भी, और जैसा मैं हमेशा ही ऑब्जर्व करा चुका हूँ आपको कि हेडिंग लीड्स में ही ब्रूक्स का बेस्ट परफॉर्मेंस आता है, चाहे वो कोई सा ही फॉर्मेट हो। ये तो वो ग्राउंड है नहीं, देखना पड़ेगा कि कैसे आप इनको मैनेज कर पाते हैं। बाकी लेने लायक प्लेयर तो हैं, 2 इनिंग्स बैटिंग मिलेगी, क्या पता एक आध इनिंग्स में अपना क्लास शो करें, और बहुत ही ख़राब प्लेयर तो नहीं है, थोड़ा बहुत फॉर्म का डामाडोल चल रहा है बस।
उसके बाद ड्यूक कीपर सिस्टम में काफ़ी डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं। अगर डेविस नहीं खेलते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। डिपेंडेबल बैट्समैन हैं और पहले ही अपने डेब्यू मैच में ही काफ़ी एडवर्स सिचुएशन से उन्होंने टीम को बचाया हुआ था और उसके बाद भी काफ़ी डिपेंडेंसी उन्होंने दे रखी है। बाकी बेन कोड है, पैटरसन, थॉमसन, फिशर। पैटरसन भी सीजन के शुरुआत से काफ़ी अच्छा कर रहे थे, इनका भी ग्राफ थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है। जॉर्डन थॉमसन को आप बेस नहीं कर सकते, एकमात्र बॉलर है जो अभी तक अपना फॉर्म बरकरार रख चुके हैं इस पूरे टूर्नामेंट में और बैटिंग हैंड भी बहुत ही अच्छा है इनका, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिशर थोड़ा बहुत अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने भी होल्ड करके रखा हुआ है जो मैचेस इन्होंने खेले हुए थे पहले। ज़्यादा स्पेस आपके पास शायद नहीं बचेगा इनके लिए। बेन कोड देखिए हिस्टोरिकली सारे रिकॉर्ड इनके सपोर्ट में मिलेंगे, लेकिन अभी उतना अच्छा मोमेंटम इनको नहीं मिल रहा है, तो वही एक बात है। कोड और फिशर में से ही मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा। पैटरसन काफ़ी बुरे फॉर्म पर चल रहे हैं काफ़ी समय से और क्या पता ये सीज़न इनका आखिरी सीज़न भी हो, ऐसा सुनने भी मिल रहा है। बाकी बैटिंग ये थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, लाइट के ऊपर आप चांस अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। लाइट और यहाँ से ब्रूक, अगर कोई स्टैट देख के टीम बनाएंगे ना तो उनको दिखेगा कि लाइट और ब्रूक हाईएस्ट रन स्कोरर हैं यॉर्कशायर की तरफ से, तो वो उनको टीम में ज़रूर से लेंगे, ठीक है। आपके हर स्मॉल लीग ओपोनेंट में ये होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनका मोमेंटम धीरे धीरे डाउनवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। इन दोनों प्लेयर्स का मोमेंटम अपवर्ड जा रहा है, तो ये मैं आपको कहूँगा कि इन दोनों का आप ले सकते हैं ओवर दिस टू प्लेयर्स। और अगर आपको फिर भी इन दोनों में से किसी एक को तो रखना ही है तो आप लाइट को रख सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग थोड़ी बहुत काम पे आ जाती है और थोड़ा बहुत उन्होंने स्कोर करके रखा हुआ है 30-40 रन के भीतर ही सही। उसके बाद कीपर में ड्यूक, अगर डेविस नहीं खेलते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारे लिए ड्यूक ही होंगे, क्योंकि बैंटन काफ़ी खराब फॉर्म पे चल रहे हैं और नाम के बेसिस पर हम टीम नहीं बनाएंगे, तो ड्यूक मोमेंटम अच्छा है इनका और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं सही से, तो हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। जॉर्डन थॉमसन उसके बाद, और उसके बाद इन तीनों में से आप किसी एक को ले सकते हो। मेरा वोट थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे पैटरसन या कोड की तरफ ही होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं इन दोनों तीनों में से किसी को भी डालूँ। तो यहाँ से हो गए 4 प्लेयर्स जिनमें से आप 3 ले सकते हैं, लाइट, टिके कैटमोर, बैलेंस और ब्रुक में से। ड्यूक अगर कीपर डेविस नहीं खेलते हैं तो आपकी टीम में होंगे, और उसके बाद जॉर्डन थॉमसन। तो ये 5 हो गए, बाकी छठा प्लेयर हम इन बॉलरों में से किसी एक को ले सकते हो। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो ये परसेंटेज के हिसाब से जिन प्लेयर्स को लोग कैप्टन मैसेज बना रहे हैं सोमर्स की तरफ से, ओवरटन और ग्रेगोरी वो तो अवेलेबल हैं नहीं, तो आबेल बचे रहे हैं। आबेल आप उम्मीद रख सकते हैं काफ़ी लोग कैप्टन मैसेज होंगे, अभी भी 4-5% लोग बना रहे हैं, ये बढ़ के 10% के आसपास भी जा सकता है, तो इसको आप पकड़ के चल सकते हो। उसके बाद अजहर अली नाम के बेसिस पे ही सही, लेकिन लोग रखेंगे अपने टीम में तो ऑफकोर्स आप कैप्टन मैसेज बना सकते हैं। जिनको जो काफ़ी सालों से काउंटी सीजन फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा अजहर अली बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करा लेते हैं और आखिरी काउंटी एडिशन में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। उसके बाद डेलैंग या वैंडरमर में से हो सकता है कोई कैप्टन हैसरन हो भी इस टीम में। डेलैंग सबके टीम में होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कैप्टन हैसरन को ही बनाएंगे, लेकिन याद रखना डेलैंग काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और अपना डेब्यू जो उन्होंने करा था सोमरसेट के होकर वहाँ पर भी उन्होंने 50 मारा हुआ था। बैंटन उसके बाद और हिलद्र देवी में से ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। यॉर्कशायर की तरफ से लाइट और ब्रूक, मुझे लगता है ये दोनों सबके टीम में होंगे, ठीक है। जो मिनिमम स्टैट देख के भी आएंगे वो इनको टीम में जरूर रखेंगे और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी इनको कंसिडर करा जा सकता है। बाकी थॉमसन और टी कैडमोर और यहाँ पे बेस और कोड जैसे बॉलर्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे बैलेंस को भी आप कंसिडर कर सकते हैं जिनके रिकॉर्ड्स और फॉर्म धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इनके तरफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। अभी मैं पकड़ के चल रहा हूँ, अगर डेविस खेलते हैं तो डेविस रहेंगे, नहीं तो ड्यूक, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे लिए पहले प्रायोरिटी रखेंगे। आप नाम के बेस पे जाना चाहते हो तो बैंटन के साथ जा सकते हो, अगर डेविस नहीं खेलते हैं तो लोग बैंटन के तरफ ही जाएंगे, ना कि ड्यूक की तरफ, सही है। चलो बाकी प्लेयर्स की बात करें तो हिलद्रेथ और अजहर अली को मैंने रखा है, आबिल रखे हैं, 3 बैट्समैन हमारे लिए यहाँ पर हो गए। बैलेंस, टिकेट मोड, जो दोनों प्लेयर्स के ऊपर मैं चांस लेना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि कम से कम एक प्लेयर को तो लोग रखेंगे ही। बैलेंस तो चलिए अभी परसेंटेज प्लेयर हैं ही, टिकेट मोड भी काफ़ी लोगों की टीम में होंगे, ठीक है। लाइट परसेंटेज प्लेयर होंगे, इनको हो सकता है कैप्टनसी सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन मैंने इनके बारे में जो बताना था बता दिया। आप क्या कर सकते हो फिर भी, अगर आप ब्रूक की जगह पर रहते हो तो आप लाइट को ले सकते हो। ब्रूक और लाइट में से कोई एक ही आप मैनेज कर पाओगे अगर आप बैलेंस और टिकेट मोड दोनों को लेते हो, क्लियर सी बात है। तो चलिए ये दोनों में से किसी एक को लेना है, मैंने इनिशियली ब्रूक को लिया था, तो आप चाहो तो लाइट को भी ले सकते हो। बाकी थॉमसन तो है ही हमारे टीम में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बॉलर सेक्शन में डेलैंग को लिया है, डेवी को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको यहाँ पे ब्रूक का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप समझ सकते हो, लेकिन मुझे इनको लेना ज़रूर था। इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे रहे इस पिक्चर में, भले ही दूसरे टीम के होकर अपने पुराने टीम के खेलने आने वाले हैं, तो ये एक सपोर्टिव चीज़ हो सकता है उनके लिए। बॉलर सेक्शन में 2 प्लेयर्स मेरे पास हैं और अभी भी मैं सोमरसेट की तरफ से एक और बॉलर ले सकता हूँ।
जो आप अगर चाहो तो यहाँ पे लीच को ले सकते हो। स्पेशली अगर आपको कहीं से दिख रहा है कि फोर्थ इनिंग्स या फोर्थ डे में उनको बॉलिंग मिल सकती है तो आप लीच को ले सकते हो। लीच बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा जनता जो कर रही है, जनता जा रही है पैटरसन के साथ, लेकिन पैटरसन का ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है। बैटिंग कर सकते हैं, ये एक बोनस है उनकी तरफ से, तो वही एक बात है। और इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन देखना है तो बेन कोड भी आपके पास ऑप्शन है। गोल्ड्सवर्थी को बॉलर सेक्शन में दे रखा है, लेकिन ये आपको पता होगा ऑलराउंडर हैं, इनका बैटिंग हैंड बहुत ही डिसेंट है। तो गोल्ड्सवर्थी और लीच में से आप किसी एक को ले सकते हो। हालांकि गोल्ड्सवर्थी अभी तक तो इस फॉर्मेट में उस तरह से खुद को साबित नहीं कर पाए हैं। शॉर्टर फॉर्मेट में सही है, लेकिन इस तरह के फॉर्मेट में अभी तक उन्होंने साबित नहीं करा है खुद को। तो इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो। अगर आप सॉमर्स की तरफ से लेना चाहते हो और यॉर्कशायर की तरफ से पैटरसन ही सेफर ऑप्शन होंगे, आप उनके साथ जा सकते हो। कैप्टन मिशन चॉइस की बात करें तो आबेल आपके लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा बॉलिंग करा रहे हैं। इनकी बॉलिंग काम पे भी आ सकती है, क्योंकि हमने पिच पे थोड़ा बहुत स्पिनर्स का रोल होता हुआ देखा है, स्पेशली तीसरे चौथे दिन में आते आते। बैटिंग में रिकॉर्ड इनके डिसेंट है। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप या तो बैलेंस के साथ जा सकते हो, जिनके इस ग्राउंड में भी जो 2 मैच है वहाँ पर भी 1 रन उनका था। इसके अलावा थॉमसन के ऑप्शन है जो जेन्युइन ऑलराउंडर की तरह काम आ रहे हैं। यही कुछ ऑप्शन है। टिकी कार्डमोड जैसे ऑप्शंस भी हैं, या फिर अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो शायद लाइट का ऑप्शन आपके लिए बन जाए, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन कैप्टन मुझे लगता है आबेल ही इस मैच के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और वाइस कैप्टन ये 3 में से आप जा सकते हो। थॉमसन जिनमें से थोड़ा सेफर होंगे, और बिल्कुल परसेंटेज देख के जाना है तो लाइट। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।